नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ निलंबित किया गया है और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और आपने देखा होगा कि कौन संजय सिंह इसके अध्यक्ष बने थे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े नज़दीकी माने जाते थे। और इससे पहले आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह ही इसके अध्यक्ष थे और जो बीजेपी के सांसद हैं। और आपने देखा होगा कि उन पर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के और तरह तरह के आरोप लगाए थे। अभी वो मामला भी न्यायालय में है। नियमों का उल्लंघन करने पर खेल मंत्रालय ने की है कार्रवाई। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में थी संस्था, नहीं किया खेल का संहिता का पालन। आईओए अध्यक्ष को पत्र लिख तदर्थ समिति गठित करने का अनुरोध भी किया है। पहलवानों ने खेल मंत्रालय के इस कदम का स्वागत भी किया हुआ है। और क्या है ये WFI का संविधान? WFI के संविधान की प्रस्तावना के नियम 3E के अनुसार WFI का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर UWW के नियमों के अनुसार सीनियर और जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने की व्यवस्था करना है। सूत्रों ने कहा है कि नई संस्थान में ने उसी परीक्षा ब्रजभूषण अधिकाधिक बंगला में काम करना शुरू कर दिया है, जहां से पिछले पदाधिकारियों काम करते थे और जहां कथित तौर पर खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया हुआ था। और देखिए इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो 27 जनवरी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसमें। फ्रांस ने रोके गए यात्रियों को दी जाने की अनुमति। मानव तस्करी के संदेह में वेट्टरी हवाई अड्डे पर रोके गए थे 303 यात्री। जजों ने यात्रियों की सुनवाई रद्द करने का फैसला भी किया इसमें। चलिए, बारामूला में मस्जिद में घुसकर सेवानिवृत्त ASP की हत्या कर दी गई। ये आप लोग देखेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में हर संभव पाकिस्तान की कोशिश रहती कि अशांति फैलाई जाए। 370-35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। लाल सागर में तेल से लदे पुंगुत MV साईं बाबा पर ड्रोन हमला। भारतीय चालक दल के 25 सदस्य थे सवार, सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। नॉर्वे के ध्वज वाले MV बिलामा नैन पर भी हमला और हाउती विद्रोहियों ने दिया है अंजाम। अमेरिका ने कहा कि भारतीय ध्वज वाला पोत है साईं बाबा और भारतीय अधिकारियों ने किया इनकार इसमें। ये लाल सागर आप देखना चाहें तो इसकी बात हो रही है। ये पूरा लाल सागर है और यहाँ आप देखते हैं कि आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। और ये हुतू विद्रोही है ना, जो ये इजराइल से आप देखते हैं कि जंग की ऐलान कर चुके हैं। इजराइल के जो आप देख रहे हैं कि इजराइल में जो भी जा रहा है सामान उन जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी इससे कंपनी है, उन्होंने यहाँ से जाना बंद भी कर दिया है। ओलंपिक 2036 का आयोजन अहमदाबाद में होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उम्मीद जताई है कि 2036 की ओलंपिक अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में के करीब बनने वाले सरदार पटेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने मुंबई में कहा था कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। भारतीय महिला टेस्ट टीम ने टेस्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। महिला मतलब महिलाओं की खिलाड़ी होती रहती है ना, खिलाड़ी है ना जो हमारी, उनकी बात हो रही है। सिलक्यारा सुरंग का अलाइनमेंट गलत, निगरानी में चूक। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में सुरंग में हुए भूस्खलन के लिए गिनाए कई कारण। सुरंग निर्माण के दौरान 21 बार भूस्खलन से कैविटी बनी मगर कंपनी ने नहीं बरती सावधानी। अभी आपने देखा होगा जो मजदूर फंस चुके थे ना इस सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में, तो उसी की बात हो रही है। राज्यपाल ने कुलपति को हटाया। ममता सरकार ने 12 घंटे बाद किया बहल। जादवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह में शामिल हुए बुद्धदेव साव और राज्यपाल ने ही साव की अंतरिम कुलपति के रूप में की थी अनुमति नियुक्ति। एक बात और आप लोगों को यहां बता दूं, देखिए वेस्ट बंगाल में देखिए आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है और आप लोगों को यह भी मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि जब राज्य में किसी और की सरकार रहती है और केंद्र में किसी और की सरकार रहती है तो यहाँ आप देखते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी तनातनी चलती रहती है। ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है।
यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? सीवी आनंद बोस। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल। अब दयानिधि मारन के बयान पर मचा घमासान। द्रमुक सांसद सेथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमुक्त राज्य कहा था। एक बात और आपको बता दूं, देखिए ये सब छोड़िए आप लोग, क्या कौन बोल रहा है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये बात सुनिए कि दक्षिण भारत के जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, उत्तरवादियों को टारगेट क्यों करते हैं। आप देखते हैं कि हिंदुत्व को टारगेट क्यों करते हैं, या आप देखिए कि हिंदी भाषा को टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता को वही सुनना पसंद है। अब आप देखिए हमारे उत्तर भारत में जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा हो विधानसभा के हो, उत्तर प्रदेश में देखिए, आपकी राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में देखिए, तो आप देखते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़्यादा रहता है, मंदिर मस्जिद का ज़्यादा मुद्दा रहता है, क्योंकि हमारी देश की इस तरफ की जनता को वही सुनना पसंद है। तो इनके आप देखते हैं जो वहाँ के M.K. स्टालिन साहब है ना, उनके पिता भी इस तरह की बयानबाजी करते थे। समझ रहे, तो तमिलनाडु में इसी तरह की बयानबाजी लोग पसंद करते हैं, और वहाँ आप देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस ना के बराबर दिखती है। तो ये भी है, तो वो चलता रहता है। वहाँ की जन देखिए इतना बयानबाजी करें, उसके बाद भी उन्हें वोट मिलता है, वहाँ चुनाव जीतते हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये नौसेना की जांच रिपोर्ट से तय होगी भारत की कूटनीति। कैंप पिलुटो हमला, अमेरिका का दावा, ईरान ने कराया था जहाज पर हमला भी। भारत को ईरान व अमेरिका के खराब रिश्तों का पूरा भान संभल कर चल रहा है। पहले हमले के पीछे यमन के हाउती आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने इस पूरे क्षेत्र में अपने कुछ पोतों की तैनाती कर दी है। अरब सागर में अभी हाल ही में एक हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। आरटीआई में नहीं किया जा सकता है गलत और सही सूचना का निर्धारण। ये सूचना के अधिकार 2005 है ना, उसी की बात हो रही है। मोदी सरकार के चलते विदेश में बचाव कार्यों में मिली काफी मदद। मोदी सरकार ने यूएन से संबद्ध देशों में भेजा प्रतिनिधिमंडल। वीके सिंह कह रहे हैं यह एक ऐसा कदम था जिसमें भारत को लेकर वैश्विक धारणा बदली थी। अगर देखिए, अगर हम लोग यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। आज विदेश मंत्री हमारे रूस जा रहे हैं। देखिए रूस से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। पीएम मोदी का लक्ष्य जनता को आप देखते हैं आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा मोदी ने 60 करोड़ गरीबों का जीवन सुधारने के लिए काम किया है। नौसेना के बेड़े में कल शामिल होगा आईएनएस इम्फाल। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में होगा समारोह। ब्रह्मोस मिसाइल समेत अत्यधिक हथियारों से लैस है विध्वंसक, ये याद रखिएगा। पिछले 5 सालों में देश में खुले 140 प्राइवेट विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय ने कहा सबसे ज्यादा 28 निजी विश्वविद्यालय गुजरात में खोले गए हैं। स्वच्छ शौचालय चैलेंज में शहरों ने दिखाई रुचि। कई निकायों ने भी अपने मॉडल से ध्यान खींचा है। 5 सप्ताह तक चली प्रतियोगिता आज होगी समाप्ति। अच्छी बात है। नागरिकों को दंड नहीं देना है, न्याय देना है सरकार की प्राथमिकता, ये हमारे केंद्रीय कानून मंत्री कह रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 कानून आए हुए हैं ना, तो उसी के संदर्भ में कह रहे हैं पूरी। ये आपकी राजनीति की खबरें हैं, देख सकते हैं। और राजनीति में तो आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता है। बस चुनाव आयोग के बारे में आप लोग आज नीचे लिखिएगा विस्तार से, सब कुछ जानकारी उसके बारे में। हम डेली उसके बारे में बात भी करते हैं खूब। आज कुछ खास, आज देश के लिए है महान योगदान देने वाले 3 विभूतियों का जन्म हुआ था आज। और आज क्रिसमस और सांता क्लॉज का दिन है। लेकिन 25 दिसंबर की तिथि सिर्फ इसलिए खास नहीं, हमारे इस तिथि को भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, गौतम गुलाब, भारत में शिक्षा की लौ जगाने वाले महामना मदन मोहन मालवीय और संगीत के मसीहा नौशाद का जन्म हुआ था आज, ये आप सभी जानते हैं।
राजनीति के शिखर पुरुष, कवि, पत्रकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर के लिए कानपुर के डीएवी कॉलेज गए। यहाँ उनके पिता ने भी दाखिला लिया और दोनों हॉस्टल हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। 1942 में 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य बने। 1951 में बनी जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जेल भी गया। 1977 में विदेश मंत्री के होने के नाते उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण भी दिया। ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कई बार। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय नेता थे। वे वीर रस के कवि थे। उनकी कविताएं निराशा और अंधकार में उम्मीद और रोशनी की लौ जलाती। 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी ने 1999 में पाकिस्तान की सेना द्वारा कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर जाने के बाद जून में ऑपरेशन विजय को हरी झंडी दी। 1998 में पोखरण परीक्षण कराकर खुद को साहसी और सशक्त नेता के तौर पर आप देखिए स्थापित किया। 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए और 16 अगस्त 2018 को दुनिया से विदाई इन्होंने कहा। ज्ञान के महामना, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में मशहूर महामना। ये आप देखते हैं मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में आज ही इलाहाबाद में हुआ था। जब गुलाम भारत आज़ादी के अपने सपने देख रहा था तो इस राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद ने ज्ञान की अलग जगाई और महात्मा गांधी ने इन्हें अपने बड़े भाई समान मानते थे। नेहरू इनको भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखने का श्रेय देते थे। सत्यमेव जयते के उद्घोष को इन्होंने ही लोकप्रिय बना। 1886 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। यहीं से उनकी राजनीतिक सफर शुरू हुई। वह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कई अखबारों के संपादन किया और वकालत भी की। देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में शामिल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में स्थापना की गई। 12 नवंबर 1946 को 84 साल की उम्र में देहांत हो गया। 2015 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। शास्त्रीय संगीत को भारतीय सिनेमा के अलग मुकाम पर ले जाने वाले नौशाद अली का जन्म 1919 में आज ही लखनऊ में हुआ था। 1940 में फिल्म प्रेम नगर से संगीत निर्देशन शुरू किया। 1944 में रतन फिल्म के गानों में बेहतरीन संगीत देकर सफलता हासिल की। 1952 में बैजू बावरा में संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म एक फेयर मिला। नौशाद पहले संगीतकार थे जो भारत में वेस्टर्न नोटेशन कल्चर लाए और भारत में पहली बार ऑर्केस्ट्रा में 100 म्यूजिशियन शामिल किए थे। और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे सुर साधक इन्हीं की देन है। 1981 में आप देखिए दादा साहब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए और 5 मई 2006 को इनकी डेथ हुई थी। कोलकाता में 1 लाख से अधिक लोगों ने किया गीता पाठ। WHO ने कोरोना संक्रमण पर निगरानी बढ़ाने को कहा है और अब देखिए कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, इसलिए कहता हूँ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा आप लोग। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई, इसलिए 7 अप्रैल को आप लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। बिहार में मंदार पर्वत पर गुफा को लेकर हिंदू व जैन धर्मावलंबियों में आप देखिए विवाद। बांका के मंदार पर्वत पर स्थित गुफा जिसे हिंदू धर्मावलंबी राम झरोखा व जैन धर्मावलंबी तीर्थकर वासुपुंज का तप कल्याण कहते हैं। इसे देख लीजिए। स्वदेशी स्मार्ट स्ट्रिप से तुरंत पता चलेगी पैकेट बंद मिठाई की गुणवत्ता। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नोवेरेस कम कीमत में होगी उपलब्ध। ऑक्सीजन मिलते ही बदल जाता है स्ट्रिप का रंग। पैकेज फूड की गुणवत्ता कायम रखने के लिए जरूरी है कि उसमें रखे पदार्थ को ऑक्सीजन ना मिले। और पराबैंगनी प्रकाश सक्रिय ऑक्सीजन संकेतक की मदद से डेयरी उत्पादों में ऑक्सीजन की उपस्थिति अंतर ग्रहण का पता रंग परिवर्तन से लगाना संभव होगा। इससे तारीख पर तारीख दशकों तक अदालतों में सुस्त आप देखेंगे रफ्तार से चलते मुकदमे, साक्ष्यों के अभाव में आरोपित का बरी हो जाना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की एक पहचान यह भी रही है। अब संसद ने तुरंत न्याय सुनिश्चित करने और भारतीय न्याय प्रणाली को दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों
विधेयक पारित कर दिए। अब ये पुराने कानूनों की जगह लेंगे। और केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून पीड़ितों के अधिकारों की गारंटी देंगे। पीड़ित अब कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, उनकी जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। केंद्र सरकार का दावा है कि नए कानून का उद्देश्य देश में दो सिद्धि दर को 90% से ऊपर ले जाना है। मौजूदा समय में देश में दो सिद्धि दर लगभग आप देखिए 50% है। ऐसे में हम इस मुद्दे की पड़ताल कर रहे हैं, अपराध से जुड़े नए कानून पीड़ितों को त्वरित और सहज न्याय कैसे दिलाएंगे, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली कैसे बनेगी, और लंबित मुकदमों के बोझ में दबा न्याय भी, ये भी अब देखते हैं कि बहुत सारे मामले आप देखते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले आप देख लीजिए, 62,884 सिविल केस है और 17,462 क्रिमिनल केस हैं। देश के 25 हाईकोर्ट में स्थिति ये आप देखिए 61,95,880 को लंबित मामले हैं। क्रिमिनल केस आप देखिए 17,54,370 है और 30 साल से पुराने केस हैं 70,044। क्रिमिनल केस हैं 20,804। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित केस आप देखिए 61,12,000 और 955 है। सिविल केस क्रिमिनल केस 1,97,93,195,83,175 बता रहा है। देख लीजिए कुल मुकदमों की संख्या है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें और सामंती थे पुराने आपराधिक कानून। देखिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बना के रखे हुए थे, ये सभी आप जानते हैं। बेहतर प्रयास के लिए न्यायपालिका में सुधार अपरिहार्य है। नए कानूनों के में तुरंत न्याय दिलाने के लिए प्रयत्न किया गया है। कानून बनाना संसद के हाथ में है, लेकिन कानून की व्याख्या करना न्यायालयों के हाथ में है। जब ये कानून लागू होंगे तो देखना होगा कि न्यायालय इस पर कैसा रवैया अपनाते हैं। पीड़ितों को तुरंत न्यायालय के रवैये पर निर्भर करेगा ना। कैसे बदल गया देश का आपराधिक न्यायिक तंत्र। नए कानून में पीड़ित अधिकारों की रक्षा उनके समय से न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और समय की जरूरत के हिसाब से कुछ खास तरह के अपराध को परिभाषित करने के साथ उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया। 45 दिन में अदालत को सुनना होगा फैसला। अब अदालत मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रह पाएगा। नई नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक ट्रायल में 30 से 35 दिन में फैसला सुनाने की समय सीमा तय की गई है। पहले क्या होता था, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में निचली अदालतों की खिंचाई करते हुए फैसला सुनाने के लिए 6 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन इस समय सीमा का पालन बहुत कम मामलों में हो रहा है था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि अदालतों द्वारा फैसला सुनाने में देरी इससे न्यायिक तंत्र में आम आदमी का भरोसा कम होता है। और पहले अदालतें कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेती थी। कई मामलों में बरसों तक फैसला नहीं सुनाया जाता था। एक तरफा मुकदमा वापस नहीं ले पाएंगी सरकार। नए कानून के तहत राज्य सरकार के पास मुकदमा वापस लेने का एकमात्र अधिकार नहीं होगा। अब मुकदमा वापस लेने की अर्जी मंजूर करने से पहले पीड़ित को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और राज्य सरकारें अपनी पहल पर मुकदमा वापस लेती थी। कई बार राज्य में सत्ता बदलने पर सरकार अपनी पार्टी या समर्थकों के खिलाफ चल रहे मामले वापस ले लेती थी। तर्क दिया जाता था कि पिछली सरकार ने बदले की भावना के तहत ये मुकदमे दर्ज कराए थे, लेकिन अब राज्य सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। उन्मादी भीड़ की हिंसा पर किया गया प्रावधान। नए कानून में मॉब लिंचिंग यानी कि उन्मादी भीड़ की हिंसा को शामिल किया गया है। इसके तहत नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या के अपराध को उन्मादी भीड़ की हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस अपराध के लिए मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। पहले क्या था, पहले मॉब लिंचिंग यानी कि उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए अलग से प्रावधान नहीं था। नए कानून में उन्मादी भीड़ की हिंसा के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। आतंकवाद को पहली बार किया गया परिभाषित। भारतीय न्यायिक संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। इसके मुताबिक जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या विदेश में कोई कृत्य करता है तो इसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नए कानून के आर्थिक सुधार सुरक्षा शब्द को भी परिभाषा में जोड़ा गया है। इसके तहत जब जाली नोट या फिर सिक्कों की तस्वीर करना या चलाना भी आतंकी कृत्य माना जाएगा। बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर आप देखिए फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें आप देखिए किसी की कीमत होती है या किसी को चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा। आतंकी कृत्य के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें।
राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नए कानून में राजद्रोह शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसकी जगह देशद्रोह ने ले ली है। अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पैदा करना देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 152 के तहत यह अपराध है। नए कानून में देश के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह की धारा लग सकती है, लेकिन सरकार की आलोचना को इस कानून के दायरे में से बाहर रखा गया। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया है। पहले क्या होता था, पहले आईपीसी की धारा 124 सरकार के खिलाफ की बात करती थी। ऐसे में सरकार की आलोचना भी राजद्रोह के दायरे में आ सकती थी। कई बार सरकार की आलोचना के मामले में लोगों के खिलाफ राजद्रोह की धारा के तहत कार्रवाई की गई थी। चलिए, इसकी बात हो रही है। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तब वहाँ आपको मदद मिलती है, एक सामान्य जानकारी मिलती है यहाँ से। स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड का महत्व। तो सुव्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अभाव में आर्थिक वृद्धि बाधित हो जाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि के स्वामित्व की विस्तृत जानकारी के साथ ही उनकी सुस्पष्ट लोकेशन सहित अन्य प्रकार की कई जानकारियां आवश्यक होती हैं। स्वाभाविक है कि स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड के अभाव में कई प्रकार की कानूनी बाधाएं सामने आती हैं, जो संभावित निवेश और आर्थिक विकास को क्षति पहुंचा सकती है। भारतीय न्याय प्रणाली पर एक बड़ा बोझ भूमि से जुड़े विवादों का है। दीवानी मामलों में करीब 60 से 70% भूमि विवादों से जुड़े हैं। छोटी छोटी जोतों का फैलाव, उनके स्वामित्व को लेकर तकरार, जमीन को लेकर इतने बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी का बड़ा कारण है। भूमि स्वामित्व में इतने व्यापक स्तर पर अनिश्चितता निचले पायदान वाली जोखिम के लिहाज से संवेदनशील आबादी के भविष्य को भी अधर में डालती है। अस्थिरता का यह भाव भूस्वामियों से लेकर कारोबारी परिदृश्य तक विस्तारित है, क्योंकि अस्पष्ट भूमि अधिकारों को लेकर संभावित निवेशकों को भी इससे जुड़े जोखिमों का डर सताता है। भूमि स्वामित्व की यह अस्पष्ट तस्वीर केवल आर्थिक विकास में ही बाधक नहीं बनती है, बल्कि प्रभावी गवर्नेंस के साथ ही संसाधनों के न्याय संगत वितरण में भी अवरोध बनती है। यह स्थिति व्यापक भूमि सुधारों और उनसे जुड़े रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की मांग करती है, ताकि भूमि के स्वामित्व एवं उनके उपयोग में स्पष्टता, पारदर्शिता और स्थायी सुनिश्चित हो सके। भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट न होने से जहां बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं लटक जाती हैं, वहीं उद्योगों और शहरीकरण के विस्तार की राय भी बाधित होती है। भूमि स्वामित्व में आप देखिए, स्पष्टता न होने से किसानों को भी ऋण से लेकर सरकारी सहायता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इससे कृषि में नवाचार और उत्पादकता प्रभावित होती है। सरकारी राजस्व को चपत लगती है, क्योंकि रिकॉर्ड में अस्पष्टता से संभव है कि संपत्ति कर की देनदारी के लिहाज से पंजीकृत ही ना हो, या फिर उसका सही मूल्यांकन ना हो सका हो। ऐसी स्थिति से अंततः संसाधनों की सक्षम आवंटन और सुस्त आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार पनपने और भूमि संबंधित मामले में गड़बड़ी की आशंका बढ़ती है। इस समस्या का समाधान भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संभव दिखाई पड़ता है। समस्त भूमि रिकॉर्ड जैसे कि नक्शा, दाखिल खारिज और निपटान रिकॉर्ड को डिजिटल के रूप में संग्रहित कर पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। इससे भूमि विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों के लिए तत्परता से भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी। यूं तो भूमि मूल रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन भूमि रिकॉर्ड को बेहतर बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि DILRMP ऐसे ही एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसके जरिए केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण है, और इस व्यापक कार्यक्रम की मंशा भूमि पंजीकरण एवं प्रबंधन की पारंपरिक प्रणाली का कायाकल्प करना है, ताकि यह अत्यधिक पारदर्शी, प्रभावी होने के साथ पहुंच में भी आसान हो। इसका मुख्य लक्ष्य सभी भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, उन्हें अद्यतन करना है। इसमें आप देखिए नक्शे और संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। इससे एक केंद्रीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और ऐसे रियल टाइम भूमि तंत्र का विकास होगा जो कानूनी विवादों के निपटारे में मददगार बन सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड के साथ आधार और बैंक खातों को जोड़ने के साथ ही यह कार्यक्रम भूमि से जुड़ी सभी प्रत्यक्ष नकदी अंतरण सुविधाओं को भी जोड़ता है। इस पहल से भूमि से जुड़े लेन देन की संभावनाएं बढ़ती हैं, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी घटेगी और संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित होंगे।
जो हाशिए पर स्थित वर्गों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही भूस्वामियों की ऋण और अन्य सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी और जिससे किसी उत्पादकता और समग्र अधिकार आर्थिकी को गति मिलेगी। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार DILRMP के स्तर पर बड़ी प्रगति दर्ज हुई है। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण और उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ उनका पंजीकरण एकीकरण हुआ है। ये और इस कार्यक्रम के दायरे को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने के साथ ही इसमें आप देखिए आधार एकीकरण और राजस्व अदालतों के कंप्यूटरीकरण जैसे अतिरिक्त पहलुओं को भी जोड़ दिया गया है। और आप देखेंगे त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में इस मोर्चे पर उम्दा प्रदर्शन किया है। वहीं पंजाब, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गोवा इस मामले में पिछड़े हुए हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि फिन भी केंद्र की ऐसी ही एक और पहल है। इसके अंतर्गत सरकार भूमि निर्देशांकों के आधार पर जमीन के प्रत्यक्ष टुकड़े को 14 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या प्रदान कर रही है और इससे रियल एस्टेट लेनदेन, संपत्तियों के दायरे को सुलझाने के अतिरिक्त आपदा से जुड़ी योजनाएं बनाने और प्रतिक्रिया प्रणाली से जुड़े प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ई रजिस्ट्रेशन NGDRS तीसरी ऐसी पहल है। या डीड्स डॉक्यूमेंट के पंजीकरण की एकमात्र प्रक्रिया के उपलब्ध कराती। इससे ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा मिलती है जिससे भूमि से जुड़े सौदों की संभावनाएं उनमें पारदर्शिता बढ़ती है। और चौथी पहल ई कोर्ट की भूमि रिकॉर्ड पंजीकरण डाटाबेस से जोड़ना है। इस जुड़ाव का उद्देश्य अदालतों को प्रत्यक्ष एवं प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो और मुकदमेबाजी घटे। कारोबारी सुगमता बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में यह एकीकरण बहुत उपयोगी है। भूमि रिकॉर्ड से जुड़े ये सभी प्रयास तब और फलदायी सिद्ध होंगे यदि राज्य भी इस दिशा में अपनी ओर से पर्याप्त योगदान दे। देवराय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में OSD है अनुसंधान। इन्हें आप लोगों को दोनों को देख ही रहे होंगे, विवेक देवराय हैं, ये आदित्य सिन्हा है। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। पहले खुद को साधना सीखे कांग्रेस फिर से रटे रटाए नारों और नाकाम हो चुके मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनाव कूदने की तैयारी में। ये राजनीति पर लिखा हुआ है, अगर दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं आप। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। भगवान का पीठ, इन दोनों लोगों के बीच एक कथित ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है। मंदिरों में दर्शन के बाद जब परिक्रमा की जाती है तब मंदिर के पीछे के हिस्से में शीश नहीं झुकाना चाहिए। यह अनुचित और इससे भगवान नाराज हो जाते हैं क्योंकि पृष्ठ भाग में दुर्भाग्य का वास होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु का सर्वनाश हो जाता है। इस तरह का ज्ञान देने वाली यज्ञ किसी धर्म ग्रंथ का उद्धरण तो नहीं देते बल्कि यह टिप्पणी जरूर अंकित कर देते हैं। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख सकते हैं दिलचस्पी हो तो। इस सुधार की सही कार्रवाई, खेल मंत्रालय की ओर से नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ का जो निलंबित किया गया, इसके लिए यह संस्था ही जिम्मेदार है। समस्या केवल यही नहीं थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी थी, बल्कि यह भी था कि वह ये प्रतीत करा रहे थे कि यह खेल संस्था पहले ही की तरह ही चलेगी। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय अंडर-15 और अंडर-20 प्रतियोगिता कराने के लिए गोंडा चयन किया है और जो ब्रजभूषण शरण सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। इस फैसले से यही संदेश गया कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ उसी तरह से काम करेगा जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के समय किया करता था। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों का निर्वाचित होना इसलिए चिंता का कारण बन गया है क्योंकि उन पर गंभीर आरोप थे और उनकी जांच अभी जारी है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संजय सिंह की जीत को ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी जीत की तरह प्रचारित किया और कई पोस्टर आपने देखे होंगे वायरल हुए थे और जिन्होंने जिस तरह यह कहा था कि इस महासंघ में उनका दबदबा था और रहेगा, उससे यह गहरा गया था कि कुश्ती महासंघ के नए पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष के प्रभाव में हैं और इस सब के चलते ही साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया आदि पहलवानों ने अपना विरोध प्रकट किया था। साक्षी मलिक ने जहां कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया और वहीं बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। बजरंग पूनिया ने जिस तरह पद्मश्री सम्मान वापस किया उसे उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बात भी सही है कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ पहलवानों की चिंताओं का निराकरण करने में समर्थ नहीं दिखा। यह अच्छा हुआ कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को निलंबित करते हुए ओलंपिक संघ को कुश्ती से जोड़े मामले देखने के लिए कहा है। चूंकि यह अस्थायी व्यवस्था होगी इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक कि भारतीय कुश्ती महासंघ का भविष्य क्या है और क्या नए सिरे से चुनाव होंगे और यदि ऐसा होता है तो इस महासंघ से ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबों को दूर रखने की सफलता मिल सकेगी या नहीं। जो भी हो, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुश्ती महासंघ न केवल पहलवानों की चिंताओं का समाधान करने में समर्थ रहे बल्कि उनका भरोसा भी अर्जित करे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहलवानों ने एशिया ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन किया उससे और अधिक बेहतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि जो विभिन्न
खेल संस्थाएं उनमें नेताओं का दखल कैसे कम हो और केवल वही लोग इन खेल संस्थाओं के पदाधिकारी बने जो खेलों को बढ़ावा देने में सहायक हो। एक ऐसे समय जब भारत खेलों में बड़ी ताकत बन रहा है, यह ठीक नहीं है कि खेल संस्थाओं का संचालन उस तरह से हो जैसे कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। लापरवाही ठीक नहीं है। इस समय पंजाब में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो हिदायत जारी की गई उससे सभी का पालन करना चाहिए और देश भर में करना चाहिए। सोच में बदलाव से बदलेगी स्थिति। बीते दिनों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि समाज में रंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने की आवश्यकता है। इसके लिए घर पर अपने बातचीत के ढंग से बदलने की जरूरत है। न्यायमूर्ति गौतम भदौड़ी और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री की भी आलोचना की। अधिकांश सौंदर्य प्रसाधन महिलाओं को लक्षित करते हैं और वे सांवली महिलाओं को कम आत्मविश्वासी और असुरक्षित के रूप में चित्रित करते हैं। एक महिला के पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने तलाक की अर्जी में दावा किया था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और लाख कोशिशों के बावजूद भी वापस नहीं लौट रही। इस पर पत्नी का तर्क था कि उसका पति उसके रंग का मजाक उड़ाकर उसे अपशब्द कहता है। और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पत्नी के आरोपों को ज्यादा ठोस पाया और पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी। हमारे समाज में रंग को लेकर खासतौर पर महिलाओं के साथ काफी भेदभाव रवैया अपनाया गया जाता है, फिर चाहे वह घर हो या कार्यालय हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। कई बार तो लड़की का रंग सांवला होने का वजह से लड़के वाले उसकी प्रतिभा को दरकिनार कर उसकी शादी करने के लिए तुरंत मना कर देते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें विवाहित महिलाओं को उनके रंग के कारण ससुराल में प्रताड़ित किया गया। गोरा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे समाज द्वारा खूबसूरती को गोरे रंग से आंकना गलत है। ऐसे में गोरा बनाने का दावा करने वाले विज्ञापन आग में घी डालने का काम करते हैं। विज्ञापनों को गलत तरीके से दिखाने की वजह से जिन लोगों का रंग सांवला होता है वे अपने अच्छे गुणों के बाद भी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यह बात पूरी तरह से गलत है कि गोरा रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास तो हमारे काम की नैतिकता और ज्ञान से आता है। सौंदर्य का रंग से कोई सरोकार नहीं है। यह तो हर देश की जलवायु और वहाँ के खान पान पर निर्भर करता है। रंगभेद एक मानसिक समस्या है जिससे मुक्ति के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। समाज को इससे बाहर आना होगा और अपनी आवश्यकता को बदलना होगा। सभी लोगों को उसका सम्मान करना होगा क्योंकि काबिलियत रंग से नहीं काम से तय होती है। इसके साथ ही ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिए जो गोरे रंग को प्राथमिकता देते हैं और समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। एक टिप्पणियां रहती हैं, कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। कौशल विकास से भविष्य के लिए बेहतर संभावनाएं। उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों को रचनात्मक और रोजगार परक बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में आयोग द्वारा छात्रों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अल्पकालिक उद्योग प्रासंगिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए हाल ही में कुछ दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। यद्यपि भारत में बाजार के माध्यम से संचालित होने वाले अच्छे कौशल का अभाव एक बड़ी चुनौती। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण रोजगार परक शिक्षा की दिशा में यूजीसी की इस पहल के प्रभाव को दूरगामी साबित हो सकते हैं। शिक्षा रोजगार को जोड़ने की आवश्यकता भी बताई जा रही है इसमें। ये आप देखिए, खरी कहाँ गई नैतिकता, खरी तंज कसा जाता है। जाट राजनीति याद आना चौधरी साहब का। अभी आप देखते हैं कि चौधरी साहब की मूर्ति लगाई गई ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। खेती में नवाचार को प्रोत्साहन। अन्न उत्पादक बढ़ाने के लिए अनेक किसान नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें नवाचार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उन्हें पर्याप्त मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और किसानों की हालत हमारे देश में क्या है ये आप सभी जानते हैं। म्यूचुअल फंड में इस वर्ष 3.15 लाख करोड़ का निवेशकों की संख्या भी 2 करोड़ बढ़ी। 9 लाख करोड़ रुपए बड़ा म्यूचुअल फंड उद्योग का AUM इस वर्ष 1.66 लाख करोड़ रुपए निवेश हुआ था। SIP में 2023 के दौरान हुआ। ये आप देखिए 49 लाख करोड़ सर्वकालिक स्तर पर पहुंचा AUM। तेल की बिक्री के लिए रुपए में कोई नहीं ले रहा भुगतान। ये आप देखिए, डॉलर ही चलता है ना सब जगह। नवंबर में कच्चे स्टील का उत्पादन 11% बढ़ा। FDI में अगले वर्ष भी वृद्धि रहने की उम्मीद जताई जा रही है। या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। 3 कंपनियों का पूंजी का 70,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। अगले वर्ष रफ्तार पकड़ सकती EV क्रांति। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। वर्ष 2024 के दौरान कई दिग्गज कार कंपनियां भारत के लिए निर्मित अपना पहला EV करेंगी लॉन्च। और 13.87 लाख EV का बिक्री हो चुकी है 2023 के पहले 11 महीने में। 1 करोड़ EV की सालाना बिक्री होने का अनुमान है वर्ष 2030 तक देश में। और ये आप देखते हैं पर्यावरण के लिए सही है और हमें तेल पर जो निर्भरता है हमारी दूसरे देशों पर वो भी कम होगी।
खाद्य पदार्थों का मूल्य नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जरूरी वस्तुओं की थोक और खुदरा की कीमतों पर नजर रखने के लिए 140 नए निगरानी केंद्र बनाए। ये भी आप देखेंगे। ये सब आप देखते हैं कि लोकल खबरें रहती हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, और ये भी आप देख लिया करिएगा। ये सब आप देखेंगे। दुनिया उठापटक चल रही है। चीन के राष्ट्रपति ने पार्टी नेताओं से कहा परिवार को भ्रष्टाचार से दूर रखें। चाइना देखना है तो ये लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ताइवान में 1 लाख प्रवासी भारतीय कामगार को लाने की योजना नहीं है, ताइवान के श्रम मंत्री कह रहे हैं। हिंदू मंदिर पर हमले की अमेरिकी सांसदों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। अमेरिका में अभी हुआ ना ये हमला। सुप्रीम कोर्ट ने तोसा खाना मामले में ईरान की अपील ठुकराई। ये आप लोगों को बता दूं, देखिए तोसा खाना एक देखिए यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं ना, इसमें जमा कर दिए जाते हैं और राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने कम कीमत पर उन्हें खरीदा जो उसमें सामान था। तो उसी की आप देखते हैं कि बात हो रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। किस खिलाड़ी का संबंध किससे है ये भी देखते रहा करिएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रेड क्लिप ने खरीदी 25% हिस्सेदारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मदद मिली, स्टार्क करें ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज हैं। राष्ट्रीय मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में जैस्मीन और अरुंधति करण व दिव्या 10 मीटर एयर ट्रायल में जीते। ट्रायल में हरियाणा के सरकार ने पीसीबी को अधिकार बेचने से पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय मैचों और पाकिस्तान सुपर लीग के मीडिया अधिकार बेचने को से रोक लगा दी है। यादगार पलों से अध्यात्म तक कथेतर का प्रवाह, ये भी देख लिया करिएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को बताया खतरनाक। 1974 में आज ही मैक्सिको के रसायन शास्त्री मारियो मोलिना ने पहली बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत को नुकसान होने की जानकारी दी थी। 1995 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धरती बचाने के लिए यह जानकारी अहम थी। सर्वर की मदद से वर्ल्ड वाइड वेब का हुआ था सफल परीक्षण। 1990 में आज ही ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम वर्नर्स ने नेक्स्ट क्यूब नामक मशीन, जिसे आज सर्वर कहा जाता है, की मदद से वर्ल्ड वाइड वेब का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और इस सफलता को आधुनिक इंटरनेट के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले सर आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति सिद्धांत की खोज करने वाले विज्ञानी सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 में आज ही इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पर शोध करने का विचार आया था। कैम्ब्रिज में के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने ही बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। 2005 में हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में न्यूटन को सर्वाधिक लोकप्रिय विज्ञानी ठहराया गया था। 31 मार्च 1727 को दुनिया से अलविदा कह गए थे। बचपन का सदमा बढ़ा सकता है क्रॉनिक दर्द का जोखिम। बुरे अनुभवों से नहीं गुजरने वालों की तुलना में 45% तक ज़्यादा हो सकती है दर्द की शिकायत। क्रिसमस पर मछलियों का भोजन देख लीजिए। अल्जाइमर के पूर्वानुमानों में पूरी मस्तिष्क के स्वास्थ्य का विश्लेषण ज़्यादा कारगर है। अनुसंधान कह रहा है ज़्यादा ब्लड शुगर फेफड़े में संक्रमण को बनाता है गंभीर। डायबिटीज रोगियों में अधिक ब्लड शुगर फेफड़ों में प्रमुख कोशिकाओं के कार्य को करता है बाधित। इससे संक्रमण की स्थिति को हो जाती है घातक। बच्चे को 700 रुपये चाहिए महिंद्रा की थार। ये आप देखिए, बच्चों की दुनिया में बड़े बड़े सपने पालते हैं जो हमें हंसाते और हैरान भी करते हैं। हाल ही में एक हैरानी एक कंपनी के मालिक को भी हुई। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा इंटरनेट मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो पोस्ट किया। इसमें बच्चा किसी व्यक्ति से बताता है कि उसे थार गाड़ी खरीदनी है। महिंद्रा कंपनी की SUV 700 कार का ही नाम था। गाड़ी के आगे 700 इसलिए लिखा क्योंकि वो गाड़ी सिर्फ 700 रुपये की है। उसके पर्स में अगर 700 रुपये होंगे तो वो कंपनी के शोरूम में जाएगा और 700 रुपये देकर थार गाड़ी खरीद लेगा। गजब। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के
इस न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा और अपना व्यू जरूर नीचे दिया करिएगा। आप लोग आज़ाद हैं, यहाँ लोकतंत्र है पूरा अपने परिवार में, तो आप जरूर अपना जो भी मोटिवेशन कोट हो, कोई सवाल हो तो रखा करिएगा नीचे। मेरे लिए कोई सुझाव खासकर हुआ करे तो बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और पूरी मेहनत करिए, 100% दीजिए अपने काम में।